बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेतों की रखवाली करता कहलाता वो अन्न का दाता, धूप छांव हो या हो बारिश उसको कोई रोक ना पाता। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे टमाटर और बैगन में लगने वाले कीट और उसके प्रबंधन के बारे में। साथ ही साथ सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं मत्स्य पालन के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। आलू फसल की पत्तियों को काली पड़ने से बचाएं। आधुनिक खेती के लिए प्लास्टिक मल्चिंग को दिया जा रहा है बढ़ावा। प्याज की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा रेड। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, फसलों में कीट और रोग लगना हमेशा ही किसानों के लिए चुनौती रहा है। फिलहाल आलू फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए आलू के पत्ते को काली पड़ने से बचाएं। इसके लिए रीडोमिल, किलैक्सिल 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में या एड्रोकाल मैकोजेल 3 ग्राम आलू फसल पर छिड़काव करें। किसानों का आधुनिक खेती की ओर बढ़ते रुझान को देखते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ऑर्गेनिक खेती के साथ ही प्लास्टिक मल्चिंग से खेती को बढ़ावा दे रहा है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार कम पानी और खरपतवार के चलते किसान अब मल्चिंग खेती की ओर बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक प्रकोप और खरपतवार से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए मल्चिंग पद्धति से पैदावार करके खरपतवार से बचाया जा सकता है। इससे फसलों की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। गोभी वर्गीय फसलों में कीट प्रबंधन के लिए गोभी के 5-6 लाइन के बाद 1 लाइन देशी सरसों का पौधा लगाएं। इसमें लगने वाले कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, जिसके लिए सोलर लाइट की व्यवस्था करें। साथ ही नीम निर्मित कीटनाशक का छिड़काव करते रहें। इससे गोभी में कीटों का आक्रमण कम होगा और पैदावार अच्छी होगी। सबसे पहले कीट का प्रकोप नहीं हो, किसान भाई ये ध्यान रखें कि जो आप गोभी वर्गीय फसलें लगाते हैं उसके लिए जो गोभी वर्गीय 5-6 लाइन के बाद में 1 लाइन आप सरसों का ज़रूर, देसी सरसों का लगाइए। और बहुत इसमें जिसको जो कीट लगता है वो लाइट की तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है, तो आप इसके लिए प्रकाश पास जो होता है लाइट वाले सोलर लाइट के जो ट्रैप्स हैं उसका प्रयोग करें। और जितना भी आपका जो सकिंग पेस्ट हैं, जो इसके एफिड्स हैं, लाई हैं, वो आपके पीले रंग पे अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं। उसके लिए आप जो पीला पास है उसके गोंद लगा करके आप खेत में 5-5, 6-6 मीटर की दूरी पे ज़रूर लगाएं। और पहले से ही आप सेफ इंसेक्टिसाइड जैसे नीम आधारित कीटनाशक हैं और जितना भी आपका बैक्टीरिया और वायरस आधारित है उनका पहले से छिड़काव करें, तो आने वाले समय में आपका कीट जो गोभी है वो आपका मुख्य कीटों के आक्रमण से बच जाएगी। प्याज की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा रेड, पूसा रत्नार, N53, अर्का निकेतन, अर्का कल्याण, एग्रीफाउंड डार्क रेड लगाएं। प्याज की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। रोपाई के समय गोबर की सड़ी खाद 200 से 250 क्विंटल, नेत्रजन 1000 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई की व्यवस्था करते रहें। किसान भाई आलू के कंद कोड़ने के लिए बिरसा पोटैटो डिगर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 60 से 70 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है लत्तेदार सब्जी फसलों में कीट नियंत्रण के बारे में।
लतेदार सब्जी फसलों की खेती में पौधारोपण के बाद 250 किलोग्राम नीम की खल्ली प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। फूल निकलने के समय इतनी ही मात्रा में नीम की खल्ली का दोबारा व्यवहार करें। इससे उपज भी बढ़ेगी और कीट लगने का खतरा भी कम होगा। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, झारखंड में अधिक पैमाने पर बैगन और टमाटर की खेती होती है और इस वक्त जो है किसान के खेतों में ये फसल लहलहा रहे हैं, लेकिन थोड़ी समस्या ये आती है कि कीट लग जाते हैं। तो कीट लगने से इसका प्रबंधन यानी कि उसको कैसे हटाया जाए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब कीट कौन सा है, उसका क्या इलाज है, ये तो जानना ज़रूरी है ना, क्योंकि आप अपने हिसाब से तो सारी चीज़ों की व्यवस्था तो करते हैं, लेकिन अगर इसे वैज्ञानिक रूप पे यानी कि अगर हमारे जो विशेषज्ञ बताते हैं उसे आप अगर जानेंगे तो आपकी पैदावार और बढ़ जाएगी। तो चलिए नेक काम में देरी नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। झारखंड में बैगन और टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। राज्य में तकरीबन सालों भर इनकी खेती होती है। इससे किसानों को हर मौसम में कमाने का मौका मिलता है। अभी शीतकालीन बैगन और टमाटर की खेती की जा रही है। किसान भाई, आप अपने बैगन और टमाटर फसल की खेती से पूर्ण आर्थिक उपज प्राप्त करने के लिए इन्हें कीटों के प्रकोप से बचाएं और कुशल कीट प्रबंधन करें। ये बैगन टमाटर की बात करते हैं तो ये सोलेनेसी सब्जी, जो सोलेनेसी वंश के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि आलू, टमाटर, बैगन, मिर्च, ये सब एक ही वंश के फसल है। और होता क्या है कि ठंडी में तो इसकी खेती बहुतायत मात्रा में होती ही है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सालों भर झारखंड में इसकी खेती होते रहती है। लेकिन इस समय अगर हम लोग इसमें विशेष ध्यान नहीं, चूँकि इसका क्षेत्रफल अभी खेती का बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कीट व्याधि का भी जो है, चूँकि सालों भर खेती होने से होस्ट यहाँ पर बना हुआ है और कीट जो है उसकी संख्या बहुतायत मात्रा में हो जाती है। तो वैसी परिस्थिति में हमको ये जानना चाहिए कि जो इसके मेजर जो मुख्य कीट हैं वो कौन कौन से कीट हैं। मुख्य कीट में हम लोग जो देखते हैं, अगर बैगन की मैं बात करूं तो बैगन में सबसे जो मुख्य कीट है वो हम लोग बोलते हैं इसका शीर्ष एवं जो है तना छेदक, या तना छेदक या शीर्ष छेदक भी कहेंगे, या फली छेदक। तो फली छेदक जो है, इसको अगर इंग्लिश में कहें तो सूट एंड फ्रूट बोरर, ये कीट जो है इसका सबसे कॉमन जो है वो कीट है। इसके अलावा हम लोग जो कीट देखते हैं इसमें जो आता है जसीड जो एक रस चूसता है हरा हरा, उसकी संख्या बहुत है। अभी हम लोग देखेंगे कि कुछ समय के बाद बरूथी या माइट का जो है इसमें आक्रमण होता है, सफ़ेद मक्खी का होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें एक एपिलखना बिटिल है, उसका भी आक्रमण होता है। तो ये बैगन में हम लोग देखें कि जो है तमाम तरह के कीट जो हैं उसका इसमें आक्रमण होता है और हमारी फसलों को काफ़ी क्षति करता है। बैगन फसल में तना छेदक या फल छेदक कीटों का प्रकोप कितना है, ये जानने के लिए खेत में गंधपाश लगाएं। यदि फल छेदक कीटों का प्रकोप बहुत कम है तो कीटग्रस्त फल या शाखा को तोड़कर हटा दें। उसे पॉलिथीन में इकट्ठा करके खेत से दूर ले जाकर नष्ट कर दें। यदि इस कीट का प्रकोप ज्यादा हो तो नीम निर्मित दवा या फ्लुबेंडामाइड दवा का छिड़काव अनुशंसित मात्रा में करें। सबसे ज़्यादा जो क्षति है वो आपका है इसमें तना एवं फली छेदक का। तो तना एवं फली छेदक जो है सबसे, इसका हम लोग अगर देखें कि अगर नियंत्रण के बारे में अगर हम लोग इसके बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले अगर मान लीजिए इक्का दुक्का आपके पौधे में अगर फल है और उसमें छेद किया हुआ है तो उसको तोड़ के एक पॉलीथीन है उसको आप उसमें डाल दें।
दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि इसको जो भी सूट अगर मुरझा गया तो उसको आप एक तेज ब्लेड से काट करके उसमें डाल लें। और उसके बाद जो है एक गंध पास फंदा उसमें जो है इंस्टॉल करते हैं, जिसमें क्या है कि मादा तितली का गंध रहता है और नर आकर के उसमें फंस जाता है। तो उसको हम लोग देखते हैं कि इस समय अगर देखा जाए तो एक तितली जो है वो लगभग आपका 90 से लेकर के 1000 तक अंडा देने की क्षमता है। इससे काफ़ी फल जो है वो नुकसान हो जाते हैं। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग अगर फल को शाखा को तोड़ करके कम करें, प्लॉट का जो है वो हमेशा साफ सुथरा रखें। बैगन फसल में माइट यानी बरूती कीट के नियंत्रण के लिए अनुशंसित मात्रा में ओबेरॉन या ओमाइट या डाइकोफॉल दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें, जबकि जेसिड कीट के रोकथाम के लिए अनुशंसित मात्रा में इमिडाक्लोप्रिड दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। मान लीजिए जेसिड की बात करें, जो रस चूसता है, उसको अगर हम लोग देखते हैं तो वो भी कीट जो है वो जब उसका पत्ता को अगर देखने से क्या चलेगा कि डल अपीयरेंस शो करता है, मतलब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं लगेगा, हरा नहीं लगेगा। तो वैसी परिस्थिति हम लोग देखते हैं बैगन के क्षेत्र में भी काफ़ी है। तो इसको अगर है तो उसमें हम लोग रस चूसने वाला इमिडाक्लोप्रिड है, उस दवा का जो है छिड़काव करते हैं। 3 लीटर पानी में जो है 1 ml दवा, उसको अगर छिड़काव किया जाए तो वो रस चूसने वाला कीट से भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। और साथ साथ जो है ये आपका जो है फली छेदक को भी हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। बैगन के समान ही टमाटर फसल में भी फल छेदक कीट, जेसिड और सफेद मक्खी कीट लगते हैं। टमाटर फसल में फल छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए गंधपाश लगाएं। अलग अलग प्रजाति के फल छेदक कीटों के रोकथाम के लिए अलग अलग गंधपाश अनुशंसित है। देखिए ये चूंकि एक ही वंश का फसल है, तो इसीलिए अगर टमाटर की बात करते हैं तो टमाटर यहाँ पर जो है वो भी बहुतायत मात्रा में सालों भर इसकी खेती होती है। और इसमें भी जो है सबसे ज़्यादा जो फली छेदक है उसमें हम लोग देखते हैं एक स्पोडेप्टेरा लुटेरा जो है वो सबसे ज़्यादा अभी के समय में सबसे ज़्यादा उसका आक्रांत है, जिसको हम लोग तंबाकू की इल्ली बोलते हैं। और दूसरा जो है हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा है, वो आपका फली छेदक कीट। ये दोनों कीट सबसे ज़्यादा इस समय हम लोग देख रहे हैं कि आक्रमण करते हैं। इसके अलावा भी उसमें सफ़ेद मक्खी है, जेसिड है, ये सब जो कीट है बहुत कॉमन है। तो टमाटर चूँकि लार्ज स्केल एरिया में हो रहा है और फली छेदक से उनका फल जो है वो बर्बाद हो जा रहा है, तो जितना अच्छा दाम मिलना चाहिए टमाटर में वो उसका फली छेदक के वजह से गुणवत्ता खराब होने से वो दाम नहीं मिलता है। वैसी परिस्थिति में जैसे मैं बताया कि एक आपका जो है अभी बैगन के क्षेत्र में, तो इसके लिए भी अलग तरह का लियोर है। पहला तो आप अपने खेत में गंध पास फंदा को जो है इंस्टॉल करें और उसमें जो है जो भी अगर मान लीजिए कि अगर फंस जाता है, अगर मान लीजिए कि उसमें जितना भी नर तितली फंस जाता है उसको सुबह में आकर के दबा करके और उसको मार दीजिए। तो ये 2 तरह का लियोर मिलेगा, हेली लियोर मिलेगा हेलिकोबर्पा के लिए, स्पोडो लियोर मिलेगा आपका स्पोडेप्टेरा के लिए। तो ये दोनों लियोर को आप अलग अलग, ऐसा नहीं है कि अलग अलग तितली को पकड़ने के लिए अलग अलग लियोर मिलता है, उसको आपको अपने खेत में लगाना चाहिए। और इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ा तब जो है बाज़ार में रासायनिक दवा, बाज़ार में आपका इंडोक्सा कार्ब है 14.5% का, उस दवा का जो है हम लोग 1 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका समय अनुसार जो है अगर 2 छिड़काव कर दें तो हमारा फली छेदक कीट से बच सकते हैं। किसान भाइयों, बैगन और टमाटर फसल में कीट प्रबंधन की तैयारी फसल लगाने के पहले से ही शुरू कर दें। इसके लिए फसल चक्र, सौर्यीकरण, कीट रोधी प्रभेद का चुनाव और बीजोपचार करें। साथ ही बैगन और टमाटर के चारों ओर घेराबंदी के तौर पर कीटों को उलझाने वाली फसल लगाएं। देखिए ये क्या है कि शुरुआती स्तर से किसान भाई जो है अगर शुरुआती स्तर से अगर फसल को बचाए, जब अगर हम लोग देखते हैं बीज का चुनाव, उस समय अगर हम लोग कीट रोधी प्रजाति ले लें, अगर बीज उपचार कर लें, उसके बाद जो है अगर आवश्यकता अनुसार जब जो है हम लोग देखते हैं कि इसका अगर सामने में बॉर्डर क्रॉप अगर लगा लेते हैं जिससे हमारा फसल जो है उसमें मेन फसल बच जाता है और दूसरा जो है मेन जो बॉर्डर फसल है उसमें कीट आकर्षित होता है। किसान भाइयों, सरकार किसान की भलाई के लिए तरह तरह की योजनाएं लाती है और मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन भी जो है बहुत सारे किसान कर रहे हैं, क्योंकि 21वीं सदी के किसान बहुत तरह से खेती करते हैं और मत्स्य पालन उसमें एक बड़ा रोल अदा करता है।
तो मत्स्य पालन के लिए किसान के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं, आइए विस्तृत जानकारी लेते हैं। आज की तारीख में मछली पालन सबसे आकर्षक लाभ देने वाला व्यवसाय है। मछली पालक जब चाहें अपने तालाब से मछली निकालकर बेच सकते हैं। इसी वजह से मछली पालन को एटीएम कहा जाता है। मछली पालन बेहतर रोजगार और बेहतर आय उपलब्ध कराने वाला व्यवसाय है। झारखंड में मछली पालन की असीम संभावनाएं हैं। राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोग मछली पालन से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं, इस बात को ध्यान में रखकर मछली पालन के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें 40 से 60% तक अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। मत्स्य पालन में बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा। प्रारंभिक होता है मछली पालन के लिए तालाब निर्माण, तो तालाब निर्माण की भी योजना है, रियरिंग तालाब निर्माण के नाम से जाना जाता है। दूसरा, अभी तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आया है, जिसके अंतर्गत आप रियरिंग तालाब भी बना सकते हैं, नर्सरी तालाब का निर्माण भी कर सकते हैं, ग्रो आउट पॉन्ड जिसको कहते हैं, जिसमें मछली बनाया जाता है, उसका भी निर्माण करने का निर्माण किए जाने की योजना है। और इसमें बता दूं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला को इकाई लागत का 60%, अन्य और लोगों के लिए इकाई लागत का 40% अनुदान मिलेगा। तो ये तो प्रथम योजना हो गई कि आप निर्माण करा सकते हैं। और निर्माण में और भी चीज़ है, जैसे अब नई योजना आ गई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ही, जिसका नाम है RAS, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, जिसमें सीमेंटेड सिस्टर्न बनाकर और उसमें पानी को रिसर्कुलेट किया जाता है और मछली उत्पादन किया जाता है। ये सब योजनाएं जो हैं बहुत ही कारगर होने वाली हैं भविष्य के लिए। एक नया बायोफ्लॉक सिस्टम भी है। बायोफ्लॉक सिस्टम में भी के माध्यम से भी मछली उत्पादन किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं में जैसा कि सब अनुदान के बारे में बताया, उसी ढंग से अनुदान है। SC ST और महिलाओं के लिए 60% और अन्य लोगों के लिए 40%। मछली पालन की बुनियादी जरूरत है तालाब। तालाब के लिए निजी जमीन होना जरूरी है, लेकिन कई ग्रामीण ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं। ऐसे भूमिहीन ग्रामीण किराए पर तालाब लेकर मछली पालन कर सकते हैं। इन्हें जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग देने का प्रावधान है। ऐसे ग्रामीण RFF यानी रिवराइन फिश फार्मिंग कर सकते हैं। साथ ही डैम में मछली मारने के लिए अनुदानित नाव और जाल ले सकते हैं। जो लैंडलेस हैं उनका पहला तो है कि बहुत से हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, लेकिन आसपास तालाब है, तो उसको किराए पर लेते हैं और किराए पर लेकर उसमें मछली का बीज उत्पादन करते हैं और मछली का बीज बेचते हैं। तो कहने का मतलब जो लैंडलेस है वो तालाब किराए पर भी लेके कर सकते हैं। यदि उनका घर डैम के पास है तो उनको हम लोग वहाँ पर उनका यूजर्स ग्रुप बना के वहाँ RFF यानी पेन उनके स्थानीय स्तर पर उनका यूजर ग्रुप बना देते हैं और वहाँ पर उनको RFF में मछली पालन करने का भी स्कोप हम लोग देते हैं। वहाँ भी नहीं हो सका तो डैम में जो मछलियाँ हम लोग डालते हैं जलाशय मत्स्य विकास योजना के अंतर्गत, तो उसमें अंगुलिका डालते हैं, फिंगर लिंक डालते हैं और वहाँ मछली निकलती तो मछली मारने के लिए नाव और जाल भी उपलब्ध कराए जाने की योजना है और वहाँ मछली वो पकड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि वो विपणन का काम करना चाहते हैं, बाजार तो मछली लेकर बाजार में बेचें, उसके लिए हम लोग ई-रिक्शा देते हैं, ऑटो रिक्शा देते हैं, मोटरसाइकिल आइस बॉक्स की भी योजना है। तो इस ढंग से भी लोग जुड़ सकते हैं, जिसमें 1500 रुपया रोज़ कमा सकते हैं। तो
तो इस ढंग से तो लिंकेज करने का एक प्रयास है। झारखंड राज्य की स्थापना से लेकर आज तक 20 वर्षों में झारखंड में मछली उत्पादन की बढ़ोतरी काबिले तारीफ है, लेकिन मछली उत्पादन 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था, आज बढ़कर 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया है। ये संभव हुआ है मछली पालन की आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक और सरकारी योजनाओं के सहयोग से। आज के दिनों में ये बात मान के चला जाए, पहले प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1000 केजी था, फिर 1500 केजी हुआ, फिर 2000 केजी हुआ, फिर 3000 केजी हुआ। अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आने के बाद उन सभी तालाबों में उन्नत किस्म का मछली का बीज डालकर और फीड बेस्ड फिशरीज कराकर उसका तालाब का वैज्ञानिक पद्धति से प्रबंधन करके अब उसमें कोशिश ये की जा रही है कि 6 टन, जैसे 30 क्विंटल बताया कि अभी है, वो 60 क्विंटल तक ले जाने का लक्ष्य है आगामी 5 वर्षों में। तो धीरे धीरे जितने भी वैज्ञानिक इंटरवेंशन हो रहे हैं उन सभी को उसमें लागू किया जाएगा। और इको फ्रेंडली, ऐसा भी नहीं कि हम किसी भी वातावरण और पर्यावरण को ये करते हुए, मछली पालन तो कहीं भी पर्यावरण को दूषित नहीं करता है, कहीं भी वहाँ पर पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं किया जाता है। ये तो सर्वविदित है कि वो भी जीव है, तो उसके जीव की रक्षा के लिए जो भी हर संभव प्रयास हो वैसा करते हुए हम लोग काम करते हैं और आगे मछली उत्पादन को बढ़ाएंगे। झारखंड में होने वाला प्रतिवर्ष मछली उत्पादन भले ही भारत के अन्य राज्यों से कम हो, लेकिन प्रति हेक्टेयर मछली उत्पादन दर और क्षमता बहुत अच्छी है। केज कल्चर में मछली उत्पादन करने के मामले में झारखंड भारत का मिसाल है। अभी राज्य के 1.5 लाख लोग मछली पालन से जुड़े हुए हैं। आने वाले वर्षों में इसे घर घर और जन जन तक ले जाने की योजना है। इसके लिए नई RAS तकनीक, बायोफ्लॉक तकनीक और रंगीन मछली पालन को घरेलू मछली पालन से जोड़ने की योजना है। आपको ये बता दें कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक रह गई तुलनात्मक दृष्टिकोण से, तो यह बात सही है कि राज्य छोटा है, तो उत्पादन के दृष्टिकोण से तो बड़े राज्यों से और जो समुद्री के इलाके के जो राज्य हैं, स्टेट हैं, उनसे तो हम नीचे हैं ही। लेकिन पर कैपिटा उपलब्धता की जहाँ तक बात है, उसमें हम बहुत राज्यों से आगे हैं। हम लोग बैकयार्ड RAS लगाने जा रहे हैं, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, सीमेंटेड सिस्टर्न में मछली पालन। तो बैकयार्ड तो करूँगा ही, बायोफ्लॉक सिस्टम के माध्यम से भी मछली पालन बैकयार्ड होगा, रंगीन मछली पालन भी बैकयार्ड होगा, तो निश्चित रूप से मछली पालन भी बैकयार्ड होगा। हम बैकयार्ड तक पहुंच रहे हैं और पहुंचेंगे, हर घर तक पहुंचने का हमारा प्रयास रहेगा। सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए हमारा आवासीय प्रशिक्षण नितांत आवश्यक है। लोगों को यहाँ बुलाकर और नई तकनीक, नई चीज़ों से दिखाना एकदम ज़रूरी है। ऑनलाइन रिव्यू हो सकता है, ऑनलाइन कुछ जानकारी नए लोग ले सकते हैं, लेकिन हमारे जो आम मत्स्य कृषक हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ये कोविड जैसे ही थोड़ा सा कम होगा और कुछ गाइडलाइन आएंगे तो पूर्ववत हम लोग प्रशिक्षण देंगे। और प्रशिक्षण से बड़ा कोई भी माध्यम नहीं है उनको आगे बढ़ाने के लिए। प्रशिक्षण और प्रचार प्रसार ये हमारा मूल उद्देश्य है, ताकि हम सुदूर गांव तक पहुंच सकें और उनके आमदनी को बढ़ाने का जो भी रास्ता हो सकेगा प्रयास करेंगे। तो देखा किसान भाई बहन, मछली पालन के लिए सरकार ने आपके लिए कौन कौन सी योजनाएं बना रखी हैं। बस इस पे अमल कीजिए और धनवान बनिए। किसान है, किसान को धनवान होना ही चाहिए। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता जरूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतजार। दीजिए इजाजत। नमस्कार।